नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में। तो हमें इससे पहले कि यह थ्योरी हम समझें, हमें यह जानना पड़ेगा कि सिस्टम होते क्या है। तो हम एक बात जानते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन सिस्टम होता है, हाइड्रोजन एटम, ये एक सिंपल सिस्टम होता है। और हम बात करें क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर, तो यह भी एक सिंपल सिस्टम होता है। और पार्टिकल इन ए बॉक्स, यह भी एक सिंपल सिस्टम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सिंपल सिस्टम होता क्या है। तो जो क्वांटम सिस्टम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल सिस्टम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो क्वांटम सिस्टम होता है, क्वांटम सिस्टम मतलब जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं किसी प्रयोग में, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करें कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्वांटम सिस्टम होगा। इस प्रकार से जिस पर भी हम किसी प्रयोग में जिसका प्रयोग करें, तो जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्वांटम सिस्टम होता है। तो क्वांटम सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सिस्टम और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो सिंपल सिस्टम मतलब कि इस पर हम श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू, यदि हम ज्ञात करें श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू, तो हमें एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में हमें इस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है, उसमें कुछ त्रुटि आ जाती है जिसके कारण से हमारा जो कैलकुलेटेड रिजल्ट होता है वो प्राप्त रिजल्ट से भिन्न होता है। इसलिए इस त्रुटि को सुधारने के लिए हमारे पास एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो इसमें तो व्हाट इज परटर्बेशन थ्योरी। तो परटर्बेशन का तात्पर्य है गड़बड़ी से। किसी भी सिस्टम में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो गड़बड़ी होती है उसको हम परटर्बेशन से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जैसे डिस्टरबेंस जो क्रिएट होता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में, यह चीज़ लागू होती है। सिंपल सिस्टम में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकालने जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो डिस्टरबेंस जो क्रिएट होता है उसको हम परटर्बेशन कहते हैं। तो हमें इस प्रकार से इसको और समझने के लिए हम एक, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकालेंगे तो एग्जैक्ट प्राप्त होगा। लेकिन इसको जब हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना देते हैं, तो ये सिस्टम हम बनाने के लिए मान लीजिए कि इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लागू कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो यह कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया है। और अब जो है हैमिल्टोनियन जो हमें प्राप्त होगा वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, H0 प्लस H डैश। तो ये जो हैमिल्टोनियन है H0, ये तो है बिना त्रुटि के जो हमें एग्जैक्ट प्राप्त हुआ है। और जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लागू कर दिया तो हमें कुछ त्रुटिपूर्ण हैमिल्टोनियन भी प्राप्त हुआ है, तो इसको हम H डैश से डिनोट करते हैं। और ये H बराबर मतलब टोटल हैमिल्टोनियन हो गया H0 प्लस H डैश।
और यहाँ पर हमें कोफिशिएंट जो होता है परटर्बेशन पैरामीटर लैम्बडा, इससे डिनोट करते हैं। यह जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन को व्यक्त करता है। मतलब जो त्रुटि हुई है वो किस मात्रा में हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है, यह बताने के लिए यहाँ पर लैम्बडा का प्रयोग किया गया है। ओके, और लैम्बडा का जो मान है वो यहाँ पर 0 से और 1 के मध्य हो सकता है। इस प्रकार से हमने यह जाना। ठीक है, अब हम यह समझेंगे कि ये टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है। टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन या भी टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी और टाइम डिपेंडेंट थ्योरी। यहाँ पर इसको समझने के लिए जो हमारे पास एच डैश आया है, एच बराबर एच नोट प्लस लैम्बडा एच डैश की हम बात करें तो जो एच डैश हमारे पास आया है वो यदि टाइम पे डिपेंड करता है तो यह जो होगा टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन होगा और इसको हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट थ्योरी। और यदि यह हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो हम इसको कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। और हमारे पास एक टर्म और है जिसको हमें समझना ज़रूरी है, वो टर्म है नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए जो डिजेनरेट होती है उसमें आइगन वैल्यू किसी फलन के लिए समान होती है। जैसे कि हमें फलन φ1 φ2 φ3 निकाले तो इनके सबकी जो आइगन वैल्यू होगी समान होगी, इसे डिनोट करते हैं। और यदि किसी फलन की आइगन वैल्यू भिन्न भिन्न हो, जैसे कि यहाँ पर इसके लिए E1 हो गई, इसके लिए E2 हो गई, इसके लिए E3 हो गई, तो ये नॉन डिजेनरेट केस होगा। अब हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है उसका डिराइव करेंगे। तो उसके डेरिवेशन हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है h बराबर एच नॉट प्लस लैम्बडा एच डैश। यहाँ पर जो लैम्बडा की वैल्यू भी हमने बताई थी कि 0 से 1 के मध्य संभव है। हम इक्वेशन को देते हैं इक्वेशन 1। अब हम मानते हैं कि जो साई एन है, साई एन, लेट साई एन बी द आइगन फंक्शन ऑफ एच एट ई एन। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन जो एच है, ऑपरेटर एच, इसका जो आइगन फंक्शन है वो है साई एन, बराबर होगा ई एन साई एन के बराबर। हम इसको देते हैं इक्वेशन 2। इसके पश्चात हमें जो साई एन और ई एन है इसका लैम्बडा की फॉर्म में प्रसार करेंगे और हम एक थ्योरम होती है मैक्लोरियन थ्योरम, उसके थ्रू हम इसका प्रसार करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग साई एन एंड ई एन in a series of power of lambda using Maclaurin theorem
ओके, तो साई एन का जो हम प्रसार करेंगे तो वो इस प्रकार होगा, साई एन बराबर साई एन 0 प्लस लैम्बडा साई एन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर साई एन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हम ई एन का भी लैम्बडा की फॉर्म में प्रसार जब करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ई एन 0 प्लस लैम्बडा ई एन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर ई एन 2 प्लस, और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम श्रोडिंगर जो इक्वेशन होती है वो जनरल फॉर्म में इस प्रकार से होती है, एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन। ये एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर इसको प्रयुक्त किया गया है। तो इस जो समीकरण है, इस समीकरण में हम साई एन और ई एन का मान रखेंगे और यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 से जो एच का मान है वो भी रखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा, जब हम एच का मान रखेंगे एच नोट प्लस लैम्बडा एच डैश, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है। इसके पश्चात साई एन का जो प्रसार किया है हमने उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अच्छा साई एन 2। इसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ 2 पावर तक इसको लेंगे, क्योंकि जो लैम्बडा है वो पर्टर्बेशन स्ट्रेंथ और पर्टर्बेशन को व्यक्त करता है। यहाँ पर देखो एच नोट बराबर लैम्बडा एच डैश, तो जैसे जैसे लैम्बडा का मान बढ़ता जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में, तो यह जो है इसका मान कम होता जाएगा। जैसे लैम्बडा का मान स्टार्टिंग में हमने 1/2 लिया, उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर का मान हम देखें तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, जो कि कम है इससे। और इस प्रकार से जैसे क्यूब इसकी पावर 4 जैसे करते जाएंगे तो इसका मान कम होता जाएगा। और इस प्रकार से हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसकी जो ऊपर की जो फॉर्म होती है द्विघात उसको शून्य मान लेते हैं और उसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम आगे की यहाँ पर जो प्रसार है ई एन का प्रसार है उसको डिनोट करेंगे। ई एन का प्रसार होगा ई एन 0 प्लस लैम्बडा ई एन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर ई एन 2। इसके बाद साई एन का प्रसार जो कि हमारे पास इस प्रकार से है, लैम्बडा साई एन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर साई एन 2। तो हमने यह फॉर्म लिख ली है। और इसके बाद हमें करना है जो लैम्बडा की जो घात है उसको समान जो पद आए हैं लैम्बडा की घात के उसको बराबर करना है। तो होगा इक्वेटिंग लाइक पावर ऑफ लैम्बडा। तो यहाँ पर हम देखें जिस पद में या तो आप इनको अलग अलग गुणा करके भी सोल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ही करने जा रहे हैं तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें इसको एच नोट को जब हम इससे गुणा करेंगे तो जो पर लैम्बडा की पावर 0 है उस वो पद हम फिलहाल ले रहे हैं। तो इसका यहाँ पर होगा एच नोट साई एन 0, इसका हमने गुणा किया हमें ये प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी ई एन 0 को साई एन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
और यहाँ पर लैम्बडा की पावर 0 ही है, आप देख सकते हैं। En0 psi n 0, तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर करेक्शन। अब हम लैम्बडा जो पावर 1 है उस पद का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर हम लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर लैम्बडा एच डैश है और यहाँ पर है psi n 0। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा का ही पद आएगा, लैम्बडा की पावर 0 या फिर लैम्बडा स्क्वायर का पद नहीं आएगा। तो यहाँ पर होगा एच डैश psi n 0 प्लस एच नोट को यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी लैम्बडा का ही पद हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर होगा एच नोट psi n 1 इज इक्वल टू En0 को हम गुणा करने वाले हैं सेकेंड वाले पद से। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा En0 psi n 1। इस प्रकार से En1 हम लैम्बडा En1 को psi n 0 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो En1 और psi n 0, इस प्रकार से हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्राप्त हो गया है। और हम यदि सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन जो है प्राप्त करने जाएं तो ये लैम्बडा की जो स्क्वायर है वाली जो टर्म मिलेगी हमको, उसके जो कोफिशिएंट है उसको हम बराबर कर लेंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एच नोट को लैम्बडा स्क्वायर psi n 2 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो एच नोट psi n 2 और यहाँ पर लैम्बडा एच डैश को लैम्बडा psi n 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो एच डैश psi n 1, इस प्रकार से हमें इधर यही प्राप्त मिलेगा। और इधर यदि हम बात करें तो हमें मिलेगा En0 psi n 2 प्लस En1 psi n 1 प्लस En2 psi n 0 En2 psi n 0। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है सेकंड ऑर्डर करेक्शन। तो हम फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के लिए हम जो इक्वेशन नंबर 5 है, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन नंबर 5 को हम एज इट इज उतारने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा एच डैश psi n 0 प्लस एच नॉट, ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है और ये है पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। En0 psi n 1 प्लस En1 psi n 0। अब यह इक्वेशन जो हमारे पास 5 है, इसका हम क्या करते हैं, बड़ा psi n 0 से हम इसको ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो ऑपरेट बाई
bra sin 0 on the left we get, हमें क्या प्राप्त होगा, हम sin 0 से इसको ऑपरेट करवा के देखते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा sin 0, हम पहले इस पे ऑपरेट करवाते हैं, h0 sin 1 प्लस sin 0 h डैश sin 0 इज इक्वल टू sin 0 en0 sin 1 प्लस sin 0 en1 sin 0। तो हमें sin 0 को जब हमने ऑपरेट करवाया तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम sin 0 h0 हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में है, और उसको मैं जैसे कि sin, ये हम वैसे ही समझाने के लिए लिख रहे हैं, h बराबर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो हमारे पास प्राप्त होगा E0 sin 0 और sin 1 प्लस sin 0 h डैश sin 0 en0 sin 0 sin 1 प्लस en1 sin 0 sin 0। तो यहाँ पर हम देखें तो ये वाला और ये वाला पद समान है, तो हम इसको काट देते हैं, और ये जो कंडीशन होगी sin 0 की, ये एक नॉर्मलाइज कंडीशन है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका मान जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा en1 बराबर sin 0 h डैश sin 0। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 है, हमने 6 इस वाली इक्वेशन को पहले ही दे दी थी। इस प्रकार से हमारे पास en1 जो कि आइगन वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये होगा फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। दिस इज द फंडामेंटल result of first order perturbation theory। अब हमें en1 मिल चुका है, और अब हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगा sin 1। इस प्रकार से हम देखें, अब हम sin 1 को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, v एक्सपेंड, हमें sin n1 ही अब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो sin n1 बराबर हम लिखते हैं सिग्मा सी एन एम
साई एम 0। हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 8। और नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 को हम दोबारा से लिख देते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसको हम दोबारा से एज इट इज लिखने वाले हैं। तो ये होगी एच नोट साई n1 प्लस एच डैश साई n0 ई n0 साई n1 प्लस ई n1 साई n0। तो इस इक्वेशन में जहाँ कहीं भी साई n1 हमारे पास है वहाँ पर हमें यह वाली टर्म लिखनी है। तो साई n1 यहाँ पर है और साई n1 यहाँ पर है, तो हम इसमें लिखते हैं H0 सिग्मा CNM साई m0 प्लस H डैश साई n0 इज इक्वल टू ई n0 सिग्मा CNM साई m0 प्लस ई n1 साई n0। हमारे पास ये टर्म प्राप्त हो गई है, सॉरी। और अब हम इसके लेफ्ट में साई के 0 से ऑपरेट करवाएंगे, बड़ा साई के 0 से। इसके बाद ऑपरेट करवाने के पश्चात हमें प्राप्त होगा, हम यहाँ पर ऑपरेट करवाते हैं। ऑपरेटिंग बाई साई के 0 ऑन द लेफ्ट गिव्स। तो साई के 0 को जब हम करवाते हैं ऑपरेट तो हमें प्राप्त होता है साई के 0 एच नोट सिग्मा CNM साई m0 प्लस साई के 0 एच डैश साई n0 इज इक्वल टू साई के 0 ई n0 सिग्मा CNM साई m0 प्लस साई के ई n1 और साई n0। हमने साई के 0 जो है लेफ्ट पे यहाँ पर ऑपरेट करवा दिया है बड़ा फॉर्म में। हमें इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त हुआ। ओके, तो इतना करने के बाद हम जो साई के 0 H0 है उसको जो सोडिजन इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, जैसे कि हम बात करें साई H बराबर ई साई, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ये जनरल फॉर्म होती है सोडिजन इक्वेशन की। तो इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा ई के 0 साई के 0, ये प्राप्त हो गया सिग्मा CNM साई m0 प्लस साई के 0 एच डैश। ये हमें ऐसे कैसे एच टी उतारना है, साई के 0 एच डैश साई n0 इज इक्वल टू ई n0 को हम वापस से उसी ये सिर्फ एक नंबर है और हम उसको बाहर ले सकते हैं। ई n0 साई के 0
सिग्मा सी एन एम साई एम जीरो, और हम इसको एज इट इज लिखेंगे बाकी को, साई के ई एन वन साई एन जीरो। अब यदि हम देखें जो साई के साई एम है अपने पास नोट की फॉर्म में, हम इसको लिख सकते हैं लैम्बडा के एम। अब यहाँ पर यदि के इक्वल टू एम होगा तो जो लैम्बडा के एम की वैल्यू जो होगी हमारे पास 1 होगी, ये और तो नॉर्मल की कंडीशन है। और यदि बराबर नहीं होता है तो लैम्बडा के एम की जो होगा वो 0 होगी, और ये और तो नॉर्मल कंडीशन है। और यहाँ पर हम देखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई के 0 सिग्मा एम सी एन एम लैम्बडा के एम। यहाँ पर साई की और साई एम है, हम इसको फॉर्म में लिख दिए लैम्बडा के एम के फॉर्म में। बाकी इसको हमें ऐसे कैसे उतारना है, साई के 0 एच डैश साई एम 0 इज इक्वल टू ई एन 0 ई एन 0 सिग्मा सी एन एम लैम्बडा के एम। और यहाँ पर ई एन 1 और लैम्बडा के एम। ओके, तो इतना हमने कर लिया। तो यहाँ पर हम देखें तो के और एम बराबर है, तो इस स्थिति में लैम्बडा के एम की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो हम इसको लिखेंगे, के और एन को हम बराबर नहीं ले रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम ये सिग्मा एम की वजह से यहाँ पर ये कोलैप्स हो गया है, और यहाँ पर प्राप्त होगा हमें ई के 0 एक मिनट सी एन के प्लस साई के 0 एच डैश साई एम 0 ई एन 0 सिग्मा सी एन एम सॉरी सी एन के प्राप्त होगा प्लस ई एन 1 लैम्बडा के एम। यदि हम के बराबर एन मिल करते हैं तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिलेगी, तो इसलिए हम लेते हैं 4 के नॉट इक्वल टू एन के लिए। तो ई के 0 सी एन के प्लस साई के 0 एच डैश साई एम 0 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा ई एन 0 सी एन के। तो हम इस वाली टर्म को इधर भेज देते हैं, तो साई के 0 एच डैश साई एम 0 इज इक्वल टू ई एन 0 सी एन के माइनस ई के 0 सी एन के। और यहाँ पर सी एन के जो हमें कॉमन ले लेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, साई के 0 एच डैश साई एन 0 बराबर सी एन के कॉमन ले लिया, तो ई एन 0 माइनस ई के 0
यहाँ पर हम सी एन के का मान यदि निकालें तो हमें प्राप्त होगा साई के जीरो एच डैश साई एन जीरो ई एन जीरो माइनस ई के जीरो। ये जो है वो नॉन डिजेनरेट केस के लिए था। तो यहाँ पर सी एन के की वैल्यू जो है हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 8 में, और इस प्रकार से हमें साई एन 1 की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गई है। तो यूजिंग इक्वेशन 8 साई एन 1 बराबर सिग्मा सी एन एम साई एम जीरो। तो सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा साई एम जीरो, ये होगा साई के जीरो एच डैश साई एन जीरो ई एन जीरो माइनस ई के जीरो। तो इस प्रकार से हमें ई एन 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए और साई एन 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को जो हमने प्राप्त कर लिया है, और ई एन 2 और साई एन 2 का भी हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।